नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल रुद्र एजुकेशन हब। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, चैनल के माध्यम से अब लगातार अलग अलग इतिहास के टॉपिक के ऊपर जिसमें हम लोगों ने बात कर रहे हैं अभिलेखों के श्रृंखला के ऊपर। दोस्तों, हम लोगों ने अभी तक प्रीवियस क्लासेस के माध्यम से चाहे एहोल इंस्क्रिप्शन की बात करें, चाहे फिर हम बात करें रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख की, इनसे संबंधित बड़े ही महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स हैं उनको डिस्कस किया है। और दोस्तों, हमने पिछले ही वीडियोस में हेलियोडोरस का दोस्तों जो बेशनगर गरुड़ पिलर इंस्क्रिप्शन है उसको भी डिस्कस किया था। और आज के इस सेशन में दोस्तों पर्टिकुलरली हम बात करने वाले हैं समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति के बारे में। इसके पहले के दोस्तों आज के सेशन की हम शुरुआत करें, आप सभी भाइयों बहनों दोस्तों निवेदन है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आने वाले समय में किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यदि आपके क्वेश्चंस हिस्ट्री ऑप्शनल या फिर आपके अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं तो आप इन चीजों को अच्छे से लिख पाएं। दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति की, आप सभी जानते हैं दोस्तों जो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति है वो अलग अलग रूपों में जाना जाता है। मौर्य काल में दोस्तों ये जो आपका इंस्क्रिप्शन था ये आपका इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन के रूप में या फिर प्रयाग स्तंभ लेख के रूप में जाना जाता था। इसी आपके इंस्क्रिप्शन को दोस्तों समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति को समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ लेख के रूप में भी जाना जाता है या फिर इसे समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ लेख के रूप में भी जानते हैं। क्योंकि दोस्तों ये इंस्क्रिप्शन, यह जो अभिलेख है एक प्रशस्ति के रूप में जाना जाता है। प्रशस्ति किसको कहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है दोस्तों। ऐसे अभिलेख या फिर ऐसे इंस्क्रिप्शन जो कि राजा की या फिर शासक की प्रशंसा में लिखे गए हों, जो कि उनके विजय, उनके अभियानों की प्रशंसा करते हो, वो अभिलेख प्रशस्ति के रूप में जाने जाते हैं। और उन्हीं में से दोस्तों ये अभिलेख है आपका प्रयाग प्रशस्ति, और इसको दोस्तों जो लेखक हैं, जो रचनाकार हैं, वो है हरिसेन। इसी वजह से दोस्तों इस अभिलेख को हरिसेन के अभिलेख के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों, ये जो आपका प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, यह दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति कहां पर स्थित है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे में ध्यान रखिएगा कि दोस्तों जब भी हम प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की हम बात करते हैं तो दोस्तों ये जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है यह आपका गंगा यमुना सरस्वती के संगम तट पर स्थित जो आपका वर्तमान सम्राट अकबर दोस्तों जो कि आपके मुगल शासक रहे हैं, उनका जो इलाहाबाद दुर्ग है अर्थात इलाहाबाद का जो किला है वहां पर यह स्थित है। लेकिन आपको बता दूं कि मूल रूप से यह जो आपका प्रयाग प्रशस्ति जो इंस्क्रिप्शन है, जो आपका अभिलेख है, यह मूल रूप से आपके प्रयागराज में अर्थात इलाहाबाद के किले में नहीं था। यह दोस्तों पहले कौशांबी में स्थित था। कहां पे? कौशांबी में स्थित था, जिसको दोस्तों अकबर के समय में, जी दोस्तों आपके अकबर जो कि दोस्तों मुगल शासक हैं, उनके समय में जहांगीर के द्वारा इसे कौशांबी से कहां स्थानांतरित किया गया, कौशांबी से जो आपके इलाहाबाद दुर्ग है, इलाहाबाद का जो किला है, वहां पे स्थापित किया गया। यदि हम दोस्तों इस अभिलेख की बात करते हैं दोस्तों, तो जो अभिलेख है ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है और दोस्तों इस अभिलेख की जो लिपि है वो ब्राह्मी दिखाई देती है। दोस्तों ये अभिलेख आपके समुद्रगुप्त के समकालीन है, समुद्रगुप्त के शासनकाल का माना जाता है। और यदि दोस्तों हम बात करें इस अभिलेख की दोस्तों, तो इस अभिलेख में कुल 33 लाइन है। कुल कितनी पंक्तियां हैं दोस्तों? तो कुल 33 लाइन जो है दोस्तों आपको इस अभिलेख में जो है देखने को मिलता है। अब दोस्तों ये अभिलेख, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो अभिलेख है कुल 33 लाइन्स में है। और साथ ही साथ दोस्तों यह अभिलेख जो है दोस्तों यह किस शैली में लिखा गया, यदि हम दोस्तों शैली की बात करते हैं तो यह अभिलेख जो है दोस्तों वो चंपू शैली में, किसमें दोस्तों? चंपू शैली में लिखा गया। यह आपका काफी महत्वपूर्ण अभिलेख है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये चंपू शैली क्या है। दोस्तों ऐसा अभिलेख जो कि पोइट्री फॉर्म में एंड प्रोज अर्थात कहानी और कविता के रूप में, गद्य एवं पद्य के रूप में लिखा जाता है, वह शैली कहलाती है चंपू शैली में। और दोस्तों यह जो अभिलेख है वो इसी चंपू शैली में लिखा गया है। अब यदि हम बात करें कि आखिर इस अभिलेख से हमें क्या कुछ जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों, तो यह जो अभिलेख है दोस्तों
दोस्तों आपका यह अभिलेख समुद्रगुप्त की प्रशस्ति का गायन करता है। प्रशस्ति मतलब कि जो प्रशंसा है उसके बारे में जानकारी देता है। साथ ही साथ समुद्रगुप्त की जो दिग्विजय है, अर्थात उन्होंने जो अलग अलग क्षेत्रों में विजय प्राप्त की थी उनके बारे में जानकारी देता है। उनका व्यक्तित्व कैसा था उनकी जानकारी देता है। साथ ही साथ उनके तत्कालीन समय में क्या पॉलिटिकल सिनेरियोज थे, अर्थात राजनीतिक अवस्था क्या थी, उसके बारे में भी जानकारी देता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जब भी आप कभी ऐसे इंस्क्रिप्शन पढ़ रहे होते हैं, प्रशस्तियों को पढ़ रहे होते हो, तो आपको पता होगा कि प्रशस्तियां किसी न किसी लेखक के द्वारा, किसी न किसी राइटर्स के द्वारा लिखी गई होती हैं। और यह प्रशस्ति जो लिखी गई दोस्तों आपके समुद्रगुप्त के ही शांति विग्रहिक और दोस्तों जिनका नाम है हरिसेन, उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। ध्यान रखिएगा इस इंस्क्रिप्शन में दोस्तों जो हरिसेन है उनको शांति विग्रहिक तो बताया गया है, साथ में दोस्तों इनको महादंड नायक के रूप में भी बताया गया है। दोस्तों ये जो अभिलेख है सबसे पहली बार इसे 1834 में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के जर्नल में दोस्तों कैप्टन ए ट्रॉयर ने जो है पब्लिश किया था। दोस्तों इसको कहां सबसे पहली बार पब्लिश किया गया, तो जर्नल जो है दोस्तों बंगाल एशियाटिक सोसाइटी, उस जर्नल में सबसे पहली बार कब 1834 में कैप्टन ए ट्रॉयर ने जो है इसे पब्लिश किया। लेटर ऑन इसके दो ट्रांसलेशन के काम किए गए, W.H. मिल और दूसरा जेम्स प्रिंसेप और भाऊ दाजी। इन लोगों ने जो है किसका समय समय पे इसको पढ़ने का काम किया, इसके जो आपकी रिपोर्ट्स हैं उसको पेश किया और फाइनली इस पे जो सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य देखने को मिलता है वह कार्य देखने को मिलता है दोस्तों किसका, तो वह कार्य देखने को मिलता है J.F. फ्लीट का। दोस्तों J.F. फ्लीट वही हैं जॉन फेथफुल फ्लीट जिन्होंने दोस्तों आप सभी ने कॉर्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम का नाम जरूर से सुना होगा। दोस्तों कॉर्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम यह आपके अभिलेखों से संबंधित बड़ा ही महत्वपूर्ण जर्नल है, पत्रिका है जो कि अलग अलग कालों में पब्लिश किया गया। जो कि पहला आप सभी जानते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम ने पहला जब पब्लिश किया था तो उसमें आपके दशरथ और उनके जो आपके दादाजी हैं परदादा जिनका नाम है अशोक और दशरथ की अभिलेखों की जानकारी मिलती है। और इसका जो वॉल्यूम 3 था कॉर्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम का वॉल्यूम 3 में इस अभिलेख की जो जानकारी है वो प्राप्त होता है और ये वॉल्यूम 3 हमें गुप्तकालीन अभिलेखों की जानकारी देता है। अब तो ये तो जान लिया दोस्तों कि यह अभिलेख जो है कॉर्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम के वॉल्यूम 3 में है, लेकिन दोस्तों यदि हम बात करें तो ये जो आपका अभिलेख है यह ऐसा अभिलेख है जिसपे न केवल समुद्रगुप्त का इंस्क्रिप्शन है लेख है, बल्कि साथ साथ में इसके अलावा अन्य शासकों के भी जो लेख हैं इस अभिलेख में पाए जाते हैं। इसके पहले जब मैंने आपको रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख बताया था तो वहां पर भी आपने देखा था कि अशोक के अभिलेख के प्रमाण मिल रहे थे, वहां पे आपने देखा था रुद्रदामन के अभिलेख का प्रमाण मिल रहा था, वहां पे आपने देखा था स्कंदगुप्त के लेख का प्रमाण मिला था। तो ठीक उसी प्रकार से यह भी अभिलेख है जिसमें अलग अलग शासकों के अलग अलग जो आपके लेख हैं वो हमें दिखाई देते हैं। यदि हम उनके नामों की चर्चा करते हैं तो अशोक के जो 6 मुख्य लेखों में से एक जो संस्करण है वो यहां पर उल्लिखित है, उसका इंस्क्रिप्शन देखने को मिलता है। समुद्रगुप्त का खुद का अपने प्रयाग प्रशस्ति आप जानते हैं, रानी के अभिलेख की चर्चा मिलती है, कौशांबी के जो महापात्र थे उनको संघ भेद रोकने से संबंधित जो आदेश है वो भी इसी इंस्क्रिप्शन में इसी लेख में देखने को मिलता है। इसी में जहांगीर का एक इंस्क्रिप्शन देखने को मिलता है और लेटर फेज का परवर्ती काल का एक देवनागरी में लिखा हुआ जो इंस्क्रिप्शन है जो लेख है वो भी प्राप्त होता है। तो ऐसे में 3 जो महत्वपूर्ण शासक हैं उनको ध्यान में रखिएगा बेटे। एक आपको ध्यान में रखना है किसको, अशोक को, ठीक है। दूसरा किसको ध्यान में रखना है, दूसरा रखना है आपको समुद्रगुप्त को। अशोक हो गए, समुद्रगुप्त हो गए और तीसरे जो होंगे दोस्तों वो होंगे जहांगीर। इन तीनों शासकों से क्वेश्चंस बनते हैं कि किसका नहीं है, तो इन तीनों को ध्यान रखिएगा, इनके जो इंस्क्रिप्शन हैं वो इन अभिलेखों में पाए गए हैं, ठीक है। अब देखिएगा कि प्रयाग प्रशस्ति का जो सबसे प्रारंभ होता है वहां पे अशोक का हमें लेख मिलता है क्योंकि मूलतः अशोक का काल का रहा है और इसमें जो आपके अशोक का लेख मिला है उसमें अशोक ने जो बौद्ध संघ रहा है उसमें विभेद को रोकने के लिए, उसमें भेद को रोकने के लिए क्या है कि जो कौशांबी के महामात्र थे
उनके दिए गए जो आदेश हैं उनका उल्लेख यहां पे देखने को मिला है। और इस अशोक के इस लेख के ही बाद जो है कि जो समुद्रगुप्त का जो ये लेख है वो हमें दिखाई देता है। तो अब जब हम इस अभिलेख की बात करते हैं तो मैंने आप लोगों को बोला कि समुद्रगुप्त की अभिलेख जो है समुद्रगुप्त की दिग्विजय के बारे में अर्थात उसके द्वारा की गई जो विजय है उसके बारे में बात करता है। तो समुद्रगुप्त का जो 7वें श्लोक है इस आपका, वहां से इसके जितने भी युद्ध किए थे समुद्रगुप्त ने अपने शासन काल में उन सभी की जानकारी जो है इस इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलती है, जो कि आर्यावर्त के प्रथम युद्ध, दक्षिणापथ का युद्ध, आर्यावर्त का द्वितीय युद्ध, आटविक राज्यों की विजय, साथ ही साथ सीमावर्ती राज्यों की विजय, विदेशी शक्तियां एवं समुद्र पार शक्तियों से संबंधित जो प्रमाण हैं वो हमें इस अभिलेख में, इस इंस्क्रिप्शन में देखने को मिला हुआ है। दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि जब आर्यावर्त प्रथम युद्ध की बात की जाती है तो आर्यावर्त के जो प्रथम युद्ध है यह जानकारी कहां पे मिलता है, तो आर्यावर्त प्रथम की जानकारी जो है आपका जो 7th हाइम है अर्थात जो 7वां श्लोक है उसके 13th एंड 14th जो लाइन्स हैं आपके 13वीं और 14वीं पंक्ति में जो है आर्यावर्त के प्रथम युद्ध की जो चर्चा है वो हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अब समुद्रगुप्त ने जो है कौन कौन से शासकों को हराया था, इसमें किन पे विजय प्राप्त की थी, तो नाम बस ये याद रखिएगा, अच्युत को, नागसेन को, गणपति को और कोतकुलज को। जी दोस्तों ये 4 शासकों के नाम आप जरूर ध्यान में रखें, अच्युत, नागसेन, गणपति और कोतकुलज। इन शासकों पर जो है इन्होंने आर्यावर्त के प्रथम युद्ध में जो है क्या किया था, विजय प्राप्त किया था, जिसमें अच्युत जो है माने जाते हैं कि इनका संबंध नागवंश शासन से रहा है और इनका जो क्षेत्र है वो उत्तरी पांचाल क्षेत्र पे इन्होंने शासन किया। और दोस्तों उत्तर पांचाल की जो राजधानी आप सभी जानते हैं छत्र है, और इसी छत्र से दोस्तों हमें एचयू नामक जो आपके सिक्के हैं वो भी हमें देखने को मिले हुए हैं। जबकि दोस्तों नागसेन की जो पहचान है जो आपके पद्मावती के नागवंशी शासक हैं उनसे की जाती है, और पद्मावती की जो पहचान है दोस्तों वर्तमान की जो मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर जिला है वहां पे इनको उनसे संबंधित किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों यदि हम बात करते हैं तो आपके बड़े गणपति नाग जो दोस्तों इनको एसोसिएट किया जाता है मथुरा या फिर जो विदिशा के नरेश हैं उनसे इनको एसोसिएट किया जाता है। दोस्तों क्योंकि गणपति नाम के नामों का उल्लेख स्पष्ट रूप से नहीं हुआ था, वहां पे ग मिलता है, बाद में जब अच्युत और नागसेन के साथ गणपति का उल्लेख होता है तो उससे पता चलता है कि यहां पे जो ग शब्द है वो गणपति के लिए आया हुआ है। इसके अलावा दोस्तों कोतकुलज जो है इनके जो साथ है पुष्पपुर का उल्लेख मिलता है और इससे पता चलता है कि दोस्तों कि इनका जो आपका क्षेत्र है वो इसी के आसपास रहा होगा। तो दोस्तों इसके पश्चात जब आपने इन्होंने आर्यावर्त का दोस्तों जो युद्ध किया और उसी के पश्चात जो समुद्रगुप्त के जो राजधानी पाटलिपुत्र है, पुष्पपुर है, उसमें दोस्तों प्रवेश करने का निर्णय लिया था। तो यहां पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि इस इंस्क्रिप्शन में पाटलिपुत्र को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो इसमें उन्होंने जो है कि पुष्पनगर या फिर पुष्पपुर रूप से जो है दोस्तों उन्होंने क्या किया है, इसको उल्लेखित करने का काम किया है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इसके अलावा उन्होंने सेकंड दक्षिणापथ का युद्ध काफी इंपॉर्टेंट है। दक्षिणापथ युद्ध की जो चर्चा है दोस्तों वो आपके 19वें और जो 20वें लाइन है दोस्तों 19th एंड 20th लाइन जो दोस्तों उसमें जो है इनकी दक्षिणापथ की जो विजय है उसके बारे में वर्णन हमें देखने को मिलता है। और दोस्तों इस दक्षिणापथ के विजय में दोस्तों उन्होंने दक्षिण भारत के 12 शासकों को जो है उन्होंने पराजित किया था, और उनके शासकों के नाम और उनके राज्यों के नामों की जो चर्चा है वो यहां पर इस प्रकार से देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से शासक, अच्छा एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिणापथ युद्ध के दौरान जो है कि इन्होंने कौन सी नीति का पालन किया था समुद्रगुप्त ने, तो समुद्रगुप्त ने जो है दक्षिणापथ विजय के दौरान ग्रहण मोक्षानुग्रह, आपने नाम सुना होगा तो सुना होगा, नहीं सुना होगा तो कोई बात नहीं। जब उन्होंने आपके दक्षिणापथ की विजय की थी तो उन्होंने कहा कि हम विजय तो प्राप्त कर रहे हैं आपके ऊपर, लेकिन हम आपके राज्य का विलय अपने क्षेत्र में नहीं करेंगे। हमने विजय प्राप्त कर ली, अब अपना शासन स्वयं कीजिए, लेकिन आप हमारे अधीन रहेंगे। ये जो आपका कॉन्सेप्ट था ग्रहण मोक्षानुग्रह, यह आपके ग्रहण मोक्षानुग्रह यह आपके दक्षिणापथ विजय के ही लिए था।
जबकि इनकी दूसरी नीति जो आर्यावर्त के लिए है वो अलग थी, जिसको हम लोग प्रशभोध्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रशभोध्वरण। वो आपके आर्यावर्त के लिए था, प्रशभोध्वरण। इसका अर्थ होता है पूर्ण रूप से उखाड़ फेंकना। ठीक है, तो ये दोनों नीतियां अलग अलग हैं। क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है किसका संबंध किससे है। तो ये जो 12 शासक रहे हैं आर्यावर्त की विजय के दौरान, दक्षिणापथ की विजय के दौरान, उनका नाम याद रख लीजिए। अभी यूजीसी नेट में क्वेश्चन इससे आया हुआ है। कौशल के शासक महेंद्र, महाकांतार के शासक व्याघ्रराज, कौराल के शासक मंटराज। इसके अलावा यदि हम बात करें तो पिष्टपुर के शासक जो हैं वो हैं महेंद्रगिरी, कोट्टूर के शासक स्वामी दत्त, एरंडपल के शासक राजा दमन, कांची के शासक विष्णुगोप, अवमुक्त के शासक नीलराज, वेंगी के शासक हस्ति वर्मा, पालक के शासक उग्रसेन, देवराष्ट्र के शासक कुबेर और कुशथलपुर के शासक धनंजय का जो उल्लेख है वो हमें यहां पर दिखाई देता है, इस अभिलेख में दिखाई देता है। दोस्तों आप बिल्कुल चिंता ना करें, इसकी जो पीडीएफ है मैं वो आप लोगों को आपके जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैं प्रोवाइड करा दूंगा। दोस्तों आर्यावर्त के द्वितीय युद्ध की बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने शासनकाल में 2 युद्ध किए थे। एक प्रथम युद्ध आर्यावर्त का और दूसरा युद्ध। दोस्तों जब दक्षिणावर्त का उल्लेख कर लिया गया तो उन्होंने आर्यावर्त के 9 राजाओं का जो है उन्मूलन का जो उल्लेख है वो हमें जो इनकी 21st लाइन है, अर्थात 21वीं लाइन जो है उसमें आर्यावर्त के जो सेकेंड युद्ध है, जो दूसरा युद्ध है, वो हमें देखने को मिलता है। दोस्तों आर्यावर्त के इस द्वितीय युद्ध में उन्होंने 9 राजाओं को जो है पराजित किया था, जिसमें से दोस्तों जो आपके 3 शासक हैं अच्युत, नागसेन और गणपति, जो कि इनको उन्होंने पहले भी पराजित किया था। पहले आर्यावर्त के प्रथम युद्ध में उनको उन्होंने फिर से पराजित किया, और 6 अन्य शासक जिसमें रुद्रदेव, मत्तिल, नागदत्त, चंद्रवर्मन, नंदी और बलवर्मन को जो है इन्होंने पुनः क्या किया, इस दूसरे युद्ध में पराजित किया था। इन चीजों को भी आप ध्यान में रखें। यह तो बात हो गई आपके आर्यावर्त प्रथम युद्ध की, आर्यावर्त द्वितीय युद्ध की और साथ ही दक्षिणापथ युद्ध की। इसके अलावा यदि हम बात करें दोस्तों, इसी आपके प्रयाग प्रशस्ति में हमें जो है कि गंगा अवतरण का जो दृश्य है उसका भी अंकन मिलता है। गंगा अवतरण का जो दृश्य है उसका भी अंकन जो है बेटे इस अभिलेख में हमें दिखाई देता है। इसी अभिलेख में जो है हमें, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें राज्यसभा का अंकन मिलता है, जो उल्लेख मिलता है, जिनके सदस्यों को सभेय कहा गया है। इनमें राज्यसभा का, जिसे आप मंत्री परिषद कहते हैं, उसका उल्लेख मिलता है। इनके जो सदस्य हैं इसमें इनको क्या कहा गया है, सभेय के रूप में जो है इनको उल्लिखित किया गया है। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें तो इसमें 3 महादंड नायकों की चर्चा मिलती है। 3 महादंड नायक जो हैं उनकी चर्चा मिलती है। अभी मैंने ऊपर बताया था, एक हो गया आपके हरिसेन, ठीक है, इसके अलावा आपके 2 अन्य हैं, ठीक है, जिसमें आपका नाम ले सकते हैं आप हरिसेन के अलावा तिलक भट्ट और ध्रुव भूतिका। ठीक है, तिलक भट्ट प्लस ध्रुव भूति जो हैं इनका वर्णन जो है वो हमें दिखाई देता है, एक महादंड नायक के रूप में जो है वह दिखाई देते हैं। तो यहां पे जहांगीर का भी उल्लेख मिलता है, अभिलेख का प्रमाण मिलता है। आपके बिरबल का भी जो लेख है वो भी हमें इस इंस्क्रिप्शन में, इस अभिलेख में जो है वह देखने को मिला हुआ है। ठीक है, तो इस चीज का बेटे ध्यान में रखना, क्वेश्चंस आपके एग्जाम में वहां से पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों ये आपका बड़े ही संक्षिप्त में, बहुत डिटेल में हमने जाने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि यदि मैं डिटेल में जाता तो मैं ये जरूर बताता कि जो दक्षिणापथ के 12 शासक हैं उनका संबंध वर्तमान के किन किन क्षेत्रों से रहा है, वो किस राजवंश से संबंधित रहे हैं, इन सभी चीजों के बारे में। क्योंकि हम अलग से पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, हमारा मेन फोकस इंस्क्रिप्शन के ऊपर है, इसीलिए हमने आपको इसके बारे में बताया। इसकी जो डिटेल्ड पीडीएफ है वो हम आपको व्हाट्सएप जो ग्रुप है हमारा उस पर आपको भेज दिया जाएगा।
उम्मीद करते दोस्तों कि हमारे अभिलेखों की श्रृंखला में ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही दोस्तों चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो मिलते दोस्तों नेक्स्ट सेशन में कुछ अन्य बड़े ही महत्वपूर्ण फैक्ट और इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।